नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ में एक शख्स ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है, जहां मृतक की पत्नी काजल ने बताया कि उसने अपने पति ब्रजेश को बिजली बिल जमा करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने बिल जमा नहीं किया और पैसों से शराब पीकर घर में मारपीट करने लगा, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव किया। कुछ देर बाद ब्रजेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं ससुराली जनों हत्या का आरोप काजल पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। क्या नाम है आपका? काजल। क्या मामला हुआ है? मेरे पति रोज दारू पीते थे, मैं उनसे मना करती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करते, कभी हाथ काटते, कभी कुछ करते। मैं मम्मी के अपनी सास के पास फोन करके बताती, मैं बोलती तुम तो शादी करो, तुम खुद ही झेलो, तुम खुद देखो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? उसका नाम ब्रजेश कुमार। आपका नाम क्या है? काजल। कहाँ की रहने वाली हो आप? उन्नाव जिला की। आप कहाँ रहती हो फिलहाल? काशीराम में। अलीगढ़ में रहती हैं? अलीगढ़ में काशीराम। तो किस बात को लेकर फांसी लगाई गई थी? मैंने कल इसे 500 रुपये दे बिजली के डालने के। ठीक है, मैंने कहीं बिजली के पैसे डाल दिए। आंटी ने फोन करो तो ये बोले हाँ डाल दूंगा, दे दे। मैंने इन्हें दे दो, फिर मैंने कहीं मैं काम देखने जा रही हूँ तो बोले जा तू देख ले, मेरा काम जब मिलेगा जब मैं कर लूँगा। मैंने कही ठीक है। मैं 500 रुपये दे के मैं चली गई काम देखने, और मेरी इतने भाई 500 रुपये की दारू ला के घर में पी। मैं जब शाम को लौटी मेरे को तो ये फांसी कैसे लगाई इसने? फांसी इतने साड़ी से लगाओ। खुद लगाई है? इसे बाबू को झूला डाल रखे थे, घर में काम करती तो बाबू को झूला में डाल देती, झुलाती रहती, वही साड़ी को झूला लगो। और मैंने कही तुम देखो दारू पीना छोड़ दो, तो मेरे एक बालक होगा, अपने घर की रिश्ते उतार लो, तुझे बहुत तैयारी कर लो। बताओ आंटी आगे मेरे से कहेंगी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। वो एक चाटा मेरे मारो, मैं दीवार में लेके लड़ी, कह रहा मेरे बाप ने दारू की ना रोक पाई, मैं किलो तू दारू की रोकेगी, तू कमा के लाती है, तू दारू की रोकेगी। मैंने सोचे गुस्से तो में। ये जो नशा कब से करता था? ये नशा करते थे, अब पहले कम करते थे, अब जब से शादी की जब से ज्यादा धीरे करके ज्यादा ही करने लगे, क्योंकि कमाते थे तो मुझे घर का राशन ही बनाते थे बस। और तो इन्होंने खुद ही फांसी लगाई है? मुझे फांसी लगाओ। जो झगड़ा हुआ था वो पार्टनर को लेकर हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर हम तो जॉब करते, सिलाई करते हैं। हम तो आगे पे 8 बजे सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सर इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हुई तो हम पे कॉल करे इन लोगों ने, तो मैंने की देखो अब एक बच्चा हो गया है, तुम समझो। तो बोली दीदी मैं 500 रुपये बिल जमा करने के लिए छोड़ के गई थी, तुम बताओ मैं क्या करूँ। मैं काम 2 दिन से मैं काम पे जा रही हूँ, मना भी करता है काम पे जाने के लिए, और मुझे काम भी नहीं करने देता, वो पैसे भी खर्च कर देता है, तुम हमें ही डांटती हो। तो ये फांसी कितने बजे करीब लगाई थी इसने? ये सर फांसी लगाई है 12 या 12:30 के समथिंग लगाई है लगे। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास एक पड़ोस से फ़ोन आता है, पड़ोस में जब सब लोग पहुँच गए हमारे पास फ़ोन आता है कि सीमा तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैंने कि मजाक मत करो, मैं बच्चों को लेके सो रही थी, मैंने कि मजाक मत करो। फिर उसके बाद में वहाँ से भगा के उठ के गई, जब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आने के बाद में फिर हम नीचे पुलिस आ रही थी, ऊपर हम जा रहे थे। फिर वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ
क्या चाहती हो आप? सर मैं क्या चाहती हूँ, जो समझ में आप लोगों को करिए, मैं क्या चाहती हूँ। आपको इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ तो चाहिए, दिलाओ, कौन दिलाने वालों है, मैं समझ चलेगी कहाँ जाऊँगी। 10 बजे जाते हैं, शाम को तेज बोलो 8 बजे आते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सर इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हुई तो हम पे कॉल करे इन लोगों ने, तो मैंने की देखो अब एक बच्चा हो गया है, तुम समझो। तो बोली दीदी मैं 500 रुपये बिल जमा करने के लिए छोड़ के गई थी, तुम बताओ मैं क्या करूँ। मैं काम 2 दिन से मैं काम पे जा रही हूँ, मना भी करता है काम पे जाने के लिए और मुझे काम भी नहीं करने देता, वो पैसे भी खर्च कर देता है, तुम हमें ही डांटती हो। तो ये फांसी कितने बजे करीब लगाई थी इसने? ये सर फांसी लगाई है 12 या 12:30 की समथिंग लगाई है। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास से एक पड़ोस से फ़ोन आता है, पड़ोस में जब सब लोग पहुँच गए हमारे पास फ़ोन आता है कि सीमा तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैंने कि मजाक मत करो, मैंने मजाक मत करो, मैं बच्चों को लेके सो रही थी, मैंने कि मजाक मत करो। फिर उसके बाद में वहाँ से पकड़ के उठ के गई, जब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, वहाँ पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आने के बाद में फिर हम नीचे पुलिस आ रही थी, ऊपर हम जा रहे थे। फिर वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला और इसको लेके जा रहे थे। सब इतना हमने देखा। अच्छा, इनके घर वालों को तुमने खबर करी थी? नहीं, इनके घर वालों को इसने करी थी क्योंकि इसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो इसने खूब खबर करी। इसने अपनी बुआ के पास वीडियो भी भेजी कि ये ऐसे कारनामे करता है, ऐसे कारनामे करता है, इसको समझा दुपट्टे से लगा रहे, जब दुपट्टे लगा रहे तो मैंने इनकी बुआ से बात कराई। मैंने कही बुआ देखो ऐसी सी बात है, ये देखो दुपट्टे से गर्दन कर देती। बुआ ने समझाओ कन्हैया तू ऐसा नहीं करता है, काहे बात हुआ कि अब क्या चाहती हो आप? सर मैं क्या चाहती हूँ, जो समझ में आप लोगों को करिए, मैं क्या चाहती हूँ। आपको इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ तो चाहिए, दिलाओ, कौन दिलाने वालों है, मैं समझ चलेगी कहाँ जाऊँ। क्या मामला हुआ है? मेरे पति रोज दारू पीते थे, मैं उनसे मना करती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करते, कभी हाथ काटते, कभी कुछ करते। मैं मम्मी के मेरी सास के पास फोन करके बताती, मैं बोलती तुम तो शादी करो, तुम खुद ही झेलो, तुम खुद देखो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? उनका नाम ब्रजेश कुमार। आपका नाम क्या है? काजल। कहाँ की रहने वाली हो आप? उन्नाव जिला की। आप कहाँ रहती हो फिलहाल? काजीराम में। अलीगढ़ में रहती है? अलीगढ़ में काजीराम। तो किस बात को लेकर फांसी लगाई गई थी? मैंने गली से 500 रुपए दे बिजली के डालने के, आंटी के, मैंने कहीं बिजली के पैसे डाल दे, आंटी ने फोन करो तो ये बोले हाँ डाल दूंगा, दे दे। मैंने इन्हें दे दो, फिर मैंने कहीं मैं काम देखने जा रही हूँ, बोले जा तू देख ले, मेरा काम कब मिलेगा, जब मैं कर लूँगा। मैंने कही ठीक है, मैं 500 रुपये दे के मैं चली गई काम देखने, और फिर इनने वही 500 रुपये की दारू ला के घर में पी। मैं जब शाम को लौटी मेरे को, तो ये फांसी कैसे लगाई इसने? फांसी ने साड़ी से लगाओ, खुद लगाई है? साड़ी से बाबू को झूला डाल रखे थे, घर में काम करती तो बाबू को झूला में डाल देती, झुलाती रहती, वही साड़ी को झूला लगो। और इन्हें मैंने कही तुम देखो दारू पीना छोड़ दो तो तेरे एक बालक होगा, अपने घर की रिश्ते सुधार लो, तुझे कहो तैयारी कर लो। बताओ आंटी आगे मेरे से कहेंगी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम एक चाटा मेरे मारो, मैं दीवार में लेके लड़ी, कह रहा मेरे बाप ने दारू की ना रोक पाई, मैं किलो तू दारू की रोकेगी, तू कमा के लाती है, तू दारू की रोकेगी। मैंने सोचे गुस्से तो ये जो में नशा कब से करता था? ये नशा करते थे, अब पहले कम करते थे, अब जब से शादी की जब से जाने धीरे करके शादी करने लग गए, क्योंकि कमाते थे तो मुझे घर का राशन ही बनाते थे बस, और तो इन्होंने खुद ही फांसी लगाई है? मुझे फांसी लगाओ। जो झगड़ा हुआ था वो 500 को लेकर हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या मामला हुआ है? मुझे सर फंसाया जा रहा है इस केस में, और इनकी मैंने हमेशा मदद की है। किस मामलों को लेकर फंसाया जा रहा है आपको? काजल के मामले को लेकर मुझे फंसाया जा रहा है।
आत्महत्या का ये हुआ नहीं है। आप मदद किस तरीके से करते थे इनकी? मैं सर जैसे गरीब ऐसे फोन करता था, जब कोई सामान काम करते थे इनके साथ, काम करते थे ना, काम करते थे इनके कोई सामान की जरूरत पड़े थे तो मैं ला के दे देता था बस खाली। मतलब आप मदद करते थे? हाँ, इनका जो पति है मेरे साथ प्लम्बर का काम करता था मजदूरी पे, ठीक है। हमने काम भी किया है, ठहरे पे साइड करी है, यहाँ भी साइड करी है। तो हमने नहीं अभी ये बताओ, वो नशेबाजी भी करता था, दारूबाजी? वो बहुत नशा करता था, वो दारू भी पीता था, देसी भी दारू पी लेता था। कोई मारपीट करा आपके सामने? मारपीट भी इनसे करता था। इनसे मैं कई बार बचाने गया हूँ और मकान मालिक से पूछ लेना, मकान मालिक खुद अब मेरे पास कॉल किया है। रात को 11 बजे मैं गया हूँ उनके पास, जो अभी हाथ काट लेता था, पूरा घर तक हाथ काटा है उन्होंने। भैया तो कन्हैया ने, और कभी भर जाता था घर से निकल। ये जो जिस तरीके से तो फांसी लगाई है, ये नशा करके लगाई है या ये नशा करके लगाई है, खूब दारू पिए हुए, सही बताया। हम तो कहते नशा। तो कोई झगड़ा हुआ था उस समय? मेरे पास तो रात को 12:30 बजे कॉल आई थी कि उन्होंने फांसी लगा ली। इनके जो पड़ोसी है उन्होंने कॉल कर जो लिया। आप इल्जाम लगा रहे हैं वो क्या झूठे हैं सर? तो सरासर झूठ है सर, वो सारे सरासर झूठ है। मैंने सुबह बच्चों को दवा दिलवाने गया था उनके साथ, 350 रुपये की दवा दिलवाई थी। मतलब डॉक्टर से पूछ लेना, उन्होंने भाई उससे सर्दी हो रही थी, दवा दिलवा के इन्हें छोड़ के आया हूँ प्लेट पे सुबह के टाइम में। और फिर मुझे नहीं पता, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप इसके बारे में क्या कहोगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेवी है, मेरा हस्बैंड बेगुनाह है। मैंने इनकी शुरुआत से मदद की है। मेरे हस्बैंड के साथ इनका हस्बैंड काम करता था। जब ये ऑपरेशन के लिए भर्ती थी हॉस्पिटल में, तब हो के आया भारी, मेरी पत्नी को बचा लिया। मेरा कोई नहीं सुनिया में। जब मैंने इसका पूरा सपोर्ट दिया, कैसे से लेकर हर चीज़ से लेकर, चलो कोई बात नहीं, इसका जो कुछ है चलो कर दो मदद, गरीब के भाई काम इसके साथ कर दो, पैसे लेने कहाँ जाएगा, फिर माँ बाप नहीं आएगा। अब आज जब वहाँ पर खत्म हो गया, हम लोग को पहले फोन करके बुलाया, अब हमारे हस्बैंड को मदद की, किसी को वो पता आपके आदमी को झूठा फंसाया जा रहा है? झूठा फंसा यार, मेरे पति बेगुनाह है। हम दोनों जने गए रात में, मैं खुद गई थी दोनों साथ, जने गए मेरा रात हस्बैंड में। घर पे ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेवी है। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना कौन सा है? सोना देवी थाना लगता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में रामलीला मैदान हरिगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत श्री गंगा दास जी महाराज वृंदावन से पहुंचे और उन्होंने सभी समाज से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जात पात को समाप्त कर हम सभी को हिंदू भाई भाई बनकर एकजुट होकर सनातन संस्कृति को अपनाना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। कार्यक्रम में भारत माता की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने श्रद्धा और भक्ति से किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कीर्ति, जो ब्रिज प्रांत के प्रांत प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ठाकुर सत्येंद्र कुमार और जर्मन सिंह रहे, जबकि संयोजक राहुल गुप्ता, स्क्रैप श्याम सर्राफ और पारस गुप्ता थे। सह संयोजक में विवेक बंटी, ललित हरकोट, कमल गुप्ता, बाबा वीरेश वार्ष्णेय सहित कई प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे। का भाव प्रदर्शित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ये समृद्ध भाव संघ की स्थापना से आज तक चल रहा है और कोई इसके लिए विशेष कार्यक्रम नहीं करते ये संघ। केवल कबड्डी खेलते खेलते आपस में समृद्ध भाव आ जाता है। जन्नत कार्यक्रम, सहयोग कार्यक्रम ये करने से ही सभी में समृद्ध भाव निर्माण हो जाता है। ये समरसता का भाव हमें जन जन में लाना है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयत्न अपने घर में करना है कि हमारे घर में जो भी काम करने वाले बंधु या भगिनी हैं, उनको हम परी हो तो कि भगवान मुस्कुराएगा, यही जय घोष है चहुर, अब यही तराना है, यही जय घोष है चहुर, अब यही तराना है, हो सूरज संग का तो फिर सनातन। जी, मेरा नाम पवन तोमर सबके, मैं इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ। ये कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। ये विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में अपने काफी अच्छी संख्या में हिंदू भाई जुटे हैं हमसे। ये कार्यक्रम सनातन बस्ती एवं महावीर जैन बस्ती द्वारा कार्यक्रम किया गया है। वहीं के हिंदू समाज के लोग और अन्य अपने जो भी कट्टर हिंदूवादी हैं वो सब आए हुए हैं। और अगर हम आज एक नहीं हुए तो ये मान लो फिर कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम हिंदू एक नहीं हुआ, आप देख रहे हैं बांग्लादेश
देश में इस समय किस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसी चीज को देखते हुए इस पूरे महानगर में करीब करीब 80 हिंदू सम्मेलन रखे गए हैं, जिसमें आज एक हमारा भी हिंदू मिलन शामिल है। हम यही कहेंगे सभी हिंदू भाइयों से, भाइयों एक होना है, अगर अधर्मियों से लड़ना है तो हमको एक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हमारे सनातन बस्ती और महावीर जैन बस्ती द्वारा रामलीला ग्राउंड पर विराट हिंदू सम्मेलन कराया गया है, जिसमें हमारी तरफ से एक ही स्लोगन रहा, जात पात की करो गिलाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमारा प्रयास यही रहा कि हम अधिक से अधिक संख्या को अपने कार्यक्रम में ला पाए और अधिक से अधिक हिंदुओं को आपस में जोड़ पाए। तो सोया हुआ हिंदू है, हमारा प्रयास यही है कि अगर कैसे भी करके शाखा तक और संगठनों तक पहुंच पाए, जिससे कि सभी एक साथ इकट्ठे हो पाए और एक दूसरे जुड़ पाए। क्योंकि हम अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हमारी यूनिटी ने नारा दिया है, वही हमारा स्लोगन है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जात पात में अगर बनेंगे। जो बेधर्मी है उनका प्रयास चल रहा है किसी भी प्रकार से हिंदुओं को बांटा जाए, और 2027 में इसी प्रकार की तैयारी करी जा रही है विधर्मियों द्वारा। हमारा प्रयास यही रहा है कि हमारा संगठन सभी को एक करता रहे, हिंदू जो है न कटे न बटे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के खिरनी गेट स्थित श्री शांति सागर जैन धर्मार्थ औषधालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक शिविर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर नेहा कसेरी, डॉक्टर मोहनी, डॉक्टर कपिल कुमार और अन्य चिकित्सकों ने मरीजों को उचित परामर्श देकर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। शिविर का उद्घाटन एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व एमएलसी जगबीर किशोर जैन और डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने किया। लगभग 215 मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया, जिसमें दमा, गठिया, शुगर, पथरी और अन्य बीमारियों के लिए उपचार प्रदान किया गया। शिविर में दवाओं का वितरण कस्तूरी देवी जैन, इंदिरा जैन और ममता जैन के सहयोग से किया गया, जबकि जलपान व्यवस्था नरेंद्र कुमार जैन और उनके परिवार ने की। आयोजन में औषधालय के सदस्य और जैन समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सागर जी महाराज एक महान जैन संत हैं। इन्होंने साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में जैन धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं को इस क्षेत्र में पदार्पण के लिए बहुत बड़ा योगदान है आपका। अलीगढ़ में, अलीगढ़ का सौभाग्य है कि यहाँ भी श्री शांत सागर जी महाराज का आगमन हुआ, शुभागमन हुआ, और उसी की स्मृति में यहाँ के जैन समाज के उस समय के जो लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव थे, उन्होंने शांत सागर औषधालय की स्थापना की। शांत सागर औषधालय में लगभग कितने वर्ष से, लगभग एक 8-10 दशक से मुफ्त दवाइयों का वितरण होता है गरीबों को, और जैन समाज के लोग और अन्य लोग इसमें अपना योगदान देते हैं। हर व्यक्ति एक दिन दवा, जितने भी मरीज आते हैं गरीब, उनको निःशुल्क दवा वर्षों से दी जा रही है। ये उसी का के संबंध में आज इसका एक पुनर्स्थापना हुआ है कि इसका उद्घाटन हो, और हमारे एमएलसी श्री मानवेंद्र सिंह ने भी इसमें आकर के अपना सहयोग और योगदान देखा, और जैन समाज की जो समाज को सहयोग है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जो स्वामी शांति सागर जैन जी हैं, उनका धर्मार्थ औषधालय यहाँ चल रहा है और आज इसका उद्घाटन है। प्रति दिन यहाँ पर जो 1100 रुपए देकर अपने परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से दवाएं मुफ्त देकर दोनों लाभ लोग लेते हैं। पुण्य का भी लाभ लेते हैं और समाज सेवा का भी लाभ लेते हैं, और इससे गरीबों को भी सहायता मिलती है, जो अक्षम है उनको भी सहायता मिलती है, और हमारे मन का संतोष भी होता है कि हमने समाज के लिए कुछ कर पाए हैं, हम अपने धन में से कुछ धन समाज के लिए अर्पण कर पाए हैं। यही जैन समाज का संदेश था कि खुद भी रहो और दूसरों की भी चिंता करो। माने गाय और शेर एक साथ पानी पिए, माने गरीब और अमीर
दोनों मिलकर समाज के उत्थान में आगे बढ़े। यही संदेश आज के कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में नुमाइश खेल महोत्सव के तहत धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड पर स्केटिंग और खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश स्केटिंग खो खो संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विवेक बंसल ने किया। उन्होंने इस खेल की रोमांचकता और खिलाड़ियों की ऊर्जा की सराहना की। विशिष्ट अतिथियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा, श्यामल कॉलेज के प्रेसिडेंट अवधेश कुमार बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम में विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। वही प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया, जिनमें धर्म समाज बाल मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल और अलीगढ़ स्केटिंग क्लब जैसी टीमों ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप रावत ने किया। सक्षमवास ने स्कूल धर्म समाज बाल मंदिर का छात्र हूँ। मैं स्केटिंग एसोसिएशन में यहाँ पर खेलने आया हूँ। यहाँ पे DSBM राजेंद्र सिंह से फर्स्ट आई है और यहाँ पे हम स्केटिंग सीख रहे हैं। रावत सर हमारे कोच हैं और वो हमें बहुत दिन से बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। हमारे कैप्टन योग भैया हैं। योग भैया ने हमें पूरी ट्रेनिंग दी है। हम सब मिलकर करीब अगस्त 2024 से पूरा सीख रहे हैं और आज हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आज हम यहाँ पे धर्मपुर कोर्टयार्ड में आए हैं। यहाँ पे अलीगढ़ नुमाइश में एक प्रतियोगिता हो रही थी जो DM सर आयोजित कर रहे हैं और यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के विवेक बंसल सर आए हैं जो XMLA हैं और संजय रंजन सर आए हैं जो यहाँ के DM हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे स्केटिंग के विषय में और भी क्लास? स्केटिंग में ये नहीं होता कि आप अपनी टीम से मतलब बड़े हो जाएं जब ही खेलें। आप बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, बस आपको खेलना आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन से स्केट्स हैं, ये मैटर करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। क्या नाम है? मैं उत्तर प्रदेश स्केटिंग खो खो एसोसिएशन का महासचिव प्रदीप रावत आज अलीगढ़ में राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी खेलकूद प्रतियोगिता में स्केटिंग खो खो का इवेंट हो रहा है, जिसमें अलीगढ़ के विभिन्न स्कूलों की, क्लबों की, एसोसिएशंस की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। टोटल 12 टीम हमारे इस इवेंट में आई हैं। सभी बच्चों को मेडल, मूवमेंटो देकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ धर्म समाज बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़, श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल की जूनियर टीम व सीनियर टीम, DS बाल मंदिर की जूनियर और सीनियर टीम, संसार पब्लिक स्कूल, गगन पब्लिक स्कूल, 3 डॉट्स पब्लिक स्कूल आदि, अलीगढ़ स्केटिंग क्लासेस, अलीगढ़ क्लब आदि सारी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, जिसका विश्लेषण GLP वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के रामघाट रोड कार्यालय में किया गया। डायरेक्टर रत्नेश वार्ष्णेय ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए MSME को मजबूती देने, हेल्थ केयर क्षेत्र में क्रांति लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड आवंटन को सराहा। उन्होंने व्यक्तिगत उपभोग पर आयात टैरिफ घटाने और व्यापार सुगमता की दिशा में उठाए गए कदमों की भी तारीफ की। हालांकि STT में वृद्धि और डॉलर इनफ्लो को लेकर कुछ निराशा भी व्यक्त की। सर, मेरा नाम गिरीश कुमार शर्मा है। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। हमें आज बजट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट में कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। देखा जाए तो फ्यूचर ऑप्शन पे और टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे कि कस्टमर के लिए नेगेटिव है और ऑल ओवर मार्केट के लिए भी नेगेटिव है। इसमें टैक्स बढ़ा दिया है, एक तो फ्यूचर ऑप्शन पे, एक बायबैक पे भी टैक्स लगाएंगे, डिविडेंड जो मिलता है बायबैक वाले पे उस पर भी टैक्स लगाएंगे। आम जनता को उससे बेनिफिट मिलता था, उस पर भी टैक्स हो गया है। ऑल ओवर नुकसान ही नुकसान है सर। इस बजट से कोई फायदा नहीं हुआ बजट आम जनता को। मेरा नाम अंकुर वर्मा है और आज बजट से काफ़ी उम्मीदें थी टैक्स को लेके। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाते थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाते थे। उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 20% ही रखा और लॉन्ग टर्म को 12.5 ही रखा हुआ है। तो इससे इन्वेस्टर थोड़ा दुखी हुए हैं।
वैसे अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो इसको आगे की ओर ले आया गया है। जैसा कि वित्त मंत्री ने बोला है कि हमारी बहुत ज़्यादा मतलब तीसरे नंबर पर आने की संभावना है पूरी। मेरा नाम रत्नेश वार्ष्णेय है और मैं GLP वेल्थ का डायरेक्टर हूं। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आज के बजट का मिला जुला रिस्पॉन्स रहा है। आम आदमी के लिए बहुत कुछ राहत जैसी चीज नहीं है, क्योंकि टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं हुआ, और हालांकि इसकी उम्मीद भी थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 12 लाख की छूट दे चुकी है। तो यहाँ पर टैक्स में आज कुछ नहीं देखने के लिए मिला, जो कि एक निराशा की वजह है। इसके उलट हम लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। उसके पीछे एक लॉजिक है कि एक तो बाई बैक पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, और दूसरी चीज STT में भी इजाफा किया गया है। तो एक तो वैसे ही इन्वेस्टर मारा हुआ है, दूसरी तरफ से यहाँ पर STT बढ़ने से और दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ अच्छे चीजें भी हुई हैं, जैसे कि MSME के लिए एक 10,000 करोड़ का जो फंड लॉन्च किया है, इससे व्यापार में ओवरऑल देश की ग्रोथ मिलेगी। और दूसरा, इसके अलावा टैक्स फाइलिंग सिस्टम को आसान किया है। छोटे टैक्स पेयर के लिए एक नई फाइलिंग सिस्टम को इन्होंने लाने का वादा किया है, जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। ओवरऑल जिस तरीके से देश में इस समय गोल्ड और सिल्वर के रेट भी बढ़े हुए हैं, तो मेरा मानना यही है कि ये विकासोन्मुख बजट है, जिसमें कि इंफ्रा और मेडिकल को पुश करने की जरूरत थी, और गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया है। तो इमीडिएटली अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ा फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो देश के विकास इससे बहुत होने वाला है। और इन्वेस्टर के लिए बस अब यही एक मैसेज रहेगा कि वो देश के बजट के अलावा अपने बजट पर भी अब यहाँ ध्यान देने की कोशिश करे, तो वो अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा कर पाएगा। मेरा नाम याचिका गुप्ता है। करंटली मैं म्यूचुअल फंड में काम करती हूँ और साथ ही मैं कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही हूँ। वुमेन के लिए मुझे बजट में कुछ खास देखने को तो मिला नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ है एजुकेशन से रिलेटेड, जो उन्होंने टैक्स कम किए हैं, 5% से 2% ले आए हैं। टूरिज्म में उन्होंने टैक्स जो रेट घटाए हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। लॉन्ग टर्म में हमें उन देखने को फायदा मिलेगा। बाकी एज सच मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में आप देखो तो ये बेनिफिशियल सबके लिए बनेगा। थैंक यू। और जो मेरा वर्क है ना, वो इन्वेस्टर को ट्रेडिंग कराना है। आज के बजट से हमें सरकार से काफी उम्मीद थी, जो कि नहीं मिली हमें। और कुछ चीजें सरकार ने अच्छी भी करी हैं, जो कि जैसे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बोला है, और ये आईटी सेक्टर के लिए भी अच्छा बोला है। तो ये इससे हमें उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन कुछ सरकार ने कुछ पॉइंट दिए हैं वो अच्छे दिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में कृष्णांजलि नाट्यशाला में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह मौजूद रहे। इस सम्मेलन में फेडरेशन के महामंत्री विनोद कुमार कन्नौजिया, प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप चौहान और जिला अध्यक्ष अलीगढ़ सहित उनकी टीम ने भाग लिया। सम्मेलन में श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने श्रमिकों के हितों की रक्षा, एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती पर बल दिया और संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। मुझे इस कार्यक्रम में आपके सामने खड़े होने का आदेश दिया है, और ऐसे राकेश सक्सेना जी जो हमेशा मंच का संचालन करते हैं, उनकी आवाज बहुत सुंदर अच्छी है। और दीक्षित जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय बड़े वकील भी हैं। बहुत लंबा नाम लूंगा तो, क्योंकि मेरे पास मुझे अभी वृंदावन जाना है। कुमार स्वामी जी के वो बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं 500 बीघा के अंदर, तो उसको मुझे जाना है उस कार्यक्रम में। इसलिए मैं समस्त मंचासीन पदाधिकारी, अधिकारी और मेरे डीएलसी जो है नदीम अहमद, बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, आप लोग उनकी सेवाएं लें। अच्छे मृदभाषी भी हैं, यहाँ से पहले वो झांसी में थे। दरअसल हम सब थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति पूरक के रूप में काम करेंगे तो उसका लाभ होता है।
देखिए, जब मैं बना था 2018 में तो केवल 22 लाख श्रमिक थे, रजिस्टर्ड श्रमिक, और आज 1,82,00,000 श्रमिक हमने रजिस्टर्ड किए। पूरे प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर चल के सभी को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगाकर सबसे पहले हमने पत्रकारों के लिए बनारस से, क्योंकि बनारस एक ऐसी वीवीआईपी स्थान है कि वहां कोई बोलने को तैयार नहीं, वो डीएलसी खत्म हो गई। उन्होंने कहा साहब ये समस्या है, तो मैंने कि मैं आपके साथ हूं, और आप सबसे पहले पत्रकारों को दिए जाते थे बाई हैंड 5,000 रुपए, और उनसे दस्तखत होते थे 15,000 रुपए। तो हमने कहा कि देखिए, ये इनको भी हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। बड़े बड़े धरना सेठों ने मेरी शिकायत आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की। उन्होंने कहा कि हमसे ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है। मैंने एक नोट में लिखा पूरा, और नोट लिख के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से मिला। मैंने उनको बताया कि उत्पीड़न इनका हो रहा है, तो उत्पीड़न के बरखिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं। वो छोटे पत्रकार हैं, वो कह नहीं पाते हैं। तो जब उनकी समझ में आया तो उनको जो पत्र आए वो सब ऐसे ही डाल दिए गए। मैंने कि मेरा कोई डिमांड नहीं है, ना मेरी कोई आवश्यकता है कि मुझे कुछ उनसे चाहिए, परंतु 5,000 देते हैं, 15,000 पे साइन होते हैं, तो इसलिए परेशानी है। जो छोटे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार तो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो मैंने बनारस से ये कार्य प्रारंभ किया था, और बंधुओं, इसमें पत्रकार मेरे लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता 100 आ रहे हैं, तो पत्रकार 200 आते थे मुझे ट्रेन पे या बाई कार जाता था रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैंने उनके साथ लगन से काम किया था। फिर मैंने कहा तुम 6 महीने तनख्वाह मत उठाओ, बस लो मत, थोड़ा सा सहयोग आपको करना पड़ेगा। जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, काम करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम मत करिए, और काम करेंगे वेतन बदलो, इनको पूरा देना पड़ेगा। मैंने पूरा वेतन बनारस से प्रारंभ कराया था। तो बंधुओं, कुछ गिव एंड टेक होता है, यानी मैंने आपको समय दिया या मैंने आपको हौसला अफजाई किया, तो आपका भी फर्ज है कि मेरा थोड़ा सा सहयोग करें। थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो आपको पूरा ठीक मिलेगा। अब जैसे हमारा श्रम विभाग है, श्रम विभाग में हमने 4,65,000 कन्याओं को विवाह किया है। 4 लाख में हिंदू, बौद्ध, सिख हैं, 65,000 मुस्लिम कन्याएं। हमने किसी से भेदभाव नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकारें भेदभाव करती थी, 30,000 केवल मुस्लिम कन्याओं को देती थी और किसी को नहीं देती थी। हमने सबके लिए खोल दिया, क्योंकि जब मैं बना था तो 800 करोड़ थे, 800 करोड़ थे, हमने 12,000 करोड़ खर्च कर दिया, 15,000 करोड़ आज जमा है, 15,000 करोड़ जमा है आज। आदरणीय योगी जी ने ये कहा था भाई जिस मत का जो पैसा उसी में खर्च होगा। पूर्ववर्ती सरकारें क्या करती, 2,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इधर से उधर ट्रांसफर कर लिया, उधर कर लिया। लेकिन आदरणीय योगी जी बड़े नीति और नियत एकदम क्लियर है उनके। उनके गरीबों का है, सेस का पैसा है, हमारा धन नहीं है, उनका धन है, उन्हीं को दिया जाएगा। तो हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह के माध्यम से 4,65,000 कन्याओं का विवाह किया। तो बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ आप जाओ, और हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि कोई इस समिति को, इस बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट डील करता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इसमें ऐड पे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदरणीय केजरीवाल जी ने 35 करोड़ रुपया खर्च किए थे, उन्होंने ब्याज के 42 करोड़ लौटाने पड़े। तो इसलिए ये पैसा जो है, ये धन जो है श्रमिकों का धन है, और श्रमिकों के हित में हो। यहाँ पता नहीं कोई गया कि नहीं मंच वाले, हमने बरौली में, टंकौली में अटल आवास बनाए हैं कि इसमें सब सहयोग करेंगे। तो देखिए, हमारे अटल आवास को जरूर एक बार आप देख के आए। अब मैं कई बार उसमें भोजन किया है स्टूडेंटों के साथ, जो वो करते हैं वही। आप घर पे एक दाल, 2 सब्जी, चटनी, पापड़, अचार आप खा नहीं सकते, वहाँ ये सब मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और बिल्डिंग है 15 एकड़ में,
और आप देखेंगे 100 एकड़ हमने सबसे पहले गोरखपुर का बना और दूसरा मैंने अलीगढ़ का बनवा दिया था, क्योंकि मैं इसी पद पे रहते हुए, तो इसलिए बंधुओं लाभ लेना चाहिए। लाभ लेते नहीं है हम लोग। अब लाभ के लिए भी कहते हैं साहब ऐड करो। अरे ऐड कहाँ से लाए इतना पैसा ऐड करने के लिए? सरकारी नंगी हो जाएगी अगर रोज ऐड करना शुरू कर देंगे, लाएंगे कहाँ से पैसे? तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ इसमें एक दूसरे, जैसे अब यहाँ से गए भूल गए, बात खत्म हो गई, तो हम सबका भी सहयोग है। आपके यहाँ कोई नौकरा नहीं है, नौकर है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराइए। अरे आपको लाभ मिलेगा। भगवान ना करे कल वो बीमार हो गया, कल कुछ हो गया उसको, तो आपको कुछ देना पड़ेगा, हम देंगे, आपको देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, श्रमिकों के लिए हमारे यहाँ इतनी बड़ी योजना है। अभी नदी भाई ने डीआईसी हमारे डिप्टी लेबर कमिश्नर है, उन्होंने बताया ब्रजवासी हैं, आप जाइए, इनसे मिलिए और अपने नौकर चाकर आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सबका रजिस्ट्रेशन कराइए और उनको लाभ दिलवाइए हमारे विभाग से। हम लोग बहुत लाभ देते हैं, इतना लाभ देते हैं, मैं कहते कहते शाम हो जाएगी तो अभी आप सुन नहीं पाओगे, आप भी थक जाओगे सुनने में। तो इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ। पटाखा जी बैठे हैं, पटाखा जी को प्रणाम करता हूँ। पटाखा जी बहुत ऊंचे कवि हैं, उत्तर प्रदेश के और उच्च कोटि के कवि हैं। अभी आए, मैंने देखा तो उनको भी प्रणाम कर लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्योंकि मुझे वृंदावन जाना है, बड़ा कार्यक्रम है, उसमें जाना है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के अगुआ मार्गदर्शक श्रद्धेय माननीय मंत्री जी, लखनऊ से चलकर आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय दिवाकर सिंह जी, मंचासीन समस्त विद्वान श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं, सुदूर क्षेत्र से आए सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने श्रमिकों पत्रकारों के लिए जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया, हम लोग आपको इसके लिए साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं और साथ ही कामना करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी तरह का आयोजन करते रहें। साथियों, अभी हमारे पूर्व में बहुत से वक्ताओं ने इस बात पे बल दिया कि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो श्रमिक का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश में इन श्रमिकों का दोहन, शोषण, उत्पीड़न भी होता था, 12-12 घंटे कार्य लिए जाते थे। लेकिन देश की आजादी के बाद देश के संविधान ने लोगों को यह अधिकार दिया, श्रमिकों के पीड़न, दोहन को बंद करते हुए 8 घंटे के कार्य का अधिकार निर्णय लिया गया। निश्चित तौर पर पूरे विश्व में भारत के श्रमिकों की एक अलग पहचान है और जो हमारे यहाँ कुशल कारीगर हैं, श्रमिक हैं, मेहनत कश वर्ग के लोग हैं, इनकी सराहना पूरा विश्व करता है। आज जो आवश्यकता है कि इन श्रमिकों को, हमारे पत्रकार बंधुओं को कैसे हम लोग प्रेरित करें, तो उसमें उत्तर प्रदेश फेडरेशन ये आश्वस्त करना चाहता है कि जो भी इनकी बेहतरी के लिए, इनके उत्थान के लिए आवश्यक होगा, उसके संदर्भ में फेडरेशन भी माननीय मंत्री जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध पत्र भेजेगा। आयोजनकर्ता श्री प्रदीप शर्मा जी, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन इस ऐतिहासिक स्थान पर किया है, जहाँ लगभग 140 वर्षों से यहाँ का इतिहास रहा है कि लगभग 140 वर्षों से ये अनवरत चला आ रहा है। यहाँ बड़े बड़े संगठन और बड़े बड़े ट्रेड यूनियनें आई और उन्होंने अपने मंतव्यों को रखा। साथियों, श्रमिक एक रीढ़ है। किसी भी उद्योग या किसी भी निर्माण कार्य की एक नींव होता है श्रमिक। उसके पास उसकी जो पूंजी होती है वो उसका श्रम होता है और ऐसी स्थिति में अगर उस श्रमिक को
उचित पारिश्रमिक और उसका जो स्थान है उसको देना गवर्नमेंट का काम है, और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सबको, सारे श्रमिकों को, जबकि एक सरकारी नौकरी के नाते हम भी श्रमिक हैं, हम भी अपने आप को श्रमिक में गिनते हैं। जब हम नौकरी करते हैं अपनी पूरी, तब हमको उसका पारिश्रमिक मिलता है। तो साथियों, चूँकि ये आयोजन बहुत सुंदर आयोजन है और इसमें आपका जो प्रेस का, मीडिया का भी एक अलग महत्व है, चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। और साथ साथ गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि श्रमिकों के संबंध में जो नीतियाँ लागू हो रही हैं उनका खासकर विशेष उनको लाभान्वित किया जाए। जैसे कि अभी सुनने में आया है कि श्रमिकों के लिए एक नया निगम बनने जा रहा है, ना कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जा रहे जो संविदा कर्मी थे, क्योंकि उनका बहुत दोहन होता है। एक श्रमिक अपना परिश्रम पसीना बहाकर जो कार्य करता है उसका आधा तो ठेकेदार खा जाता है। तो जब निगम होगा, निगम के माध्यम से उनको अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा और उनके जो कार्य है उसकी सराहना भी होगी। ऐसी स्थिति में मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूँ कि इनको उचित चिकित्सा व्यवस्था, उचित पारिश्रमिक ये सब उपलब्ध कराया जाए और समय समय पर इनके उसमें संशोधन जो भी हो सके किया जाए। साथियों, ज़्यादा समय, क्योंकि संचालक महोदय ने बताया कि बहुत सार्वजनिक बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, तो इस कड़ी में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय फेडरेशन, जय संघ, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथी दिवाकर सिंह जी। हमारे बीच में इस स्टेज पर और इस हॉल में उपस्थित समस्त सदस्य, उपजा के समस्त सदस्य, पत्रकार बंधु और आमजन, मैं आपका आज के इस उपजा के वार्षिक सम्मेलन में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी माननीय जी ने कहा कि आज जो वर्तमान में जो श्रमिकों की और सेवकों की आपसी समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए, दोनों में से कैसे सामंजस्य बिठाया जाए कि इसमें जो है बिजनेस भी विकास करे, बिजनेस भी हमारा इम्प्रूव हो और साथ ही जो श्रमिकों का है उसका भी उत्थान हो। इसी के लिए जो है वर्तमान में जो है 4 लेबर कोड ये आए हैं, जिसमें दोनों की ही समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। जहाँ एक इसमें सेवकों के लिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न प्रकार के जो उनको रजिस्ट्रेशन करने होते थे उससे मुक्ति दी गई है, केवल एक ही वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और इससे उनका काम चल जाएगा। तो वही श्रमिकों के लिए भी बहुत सारी इसमें सुविधाएं दी गई है। जैसे पहले नियुक्ति पत्र अनिवार्य नहीं होता था, अब हर जो है इसमें 4 लेबर कोड में ये व्यवस्था कर दी गई है कि हर जितने भी जो भी श्रमिक काम करेगा उसको नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, नियुक्ति पत्र पहले नहीं होता था तो उससे बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा हो जाते थे। अब अक्सर करके सेवक ये कहता था कि काम करने के बाद कि हमारा श्रमिक ही नहीं है, और श्रमिकों को अपनी जो है सेवा लेबर कोड पे जाके प्रूफ करनी होती थी। तो जब उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो फिर उसकी जो और जो है जैसे वेतन है, उसका न्यूनतम वेतन है, बोनस है, ग्रेच्युटी है, ESI है, ये भी उसकी ऑटोमेटिक सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है श्रमिकों के फेवर में सरकार का, और हम सब इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जो लेबर डिपार्टमेंट में वर्तमान में योजना चल रही है जो निर्माण श्रमिकों के लिए है, वर्तमान में अलीगढ़ में 2 लाख श्रमिकों का पंजीयन है। मैं यहाँ सभी से गुजारिश करूँगा कि इसमें जो है जनसेवा केंद्र के माध्यम से हमारे पंजीयन होते हैं। सभी आप जो अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराएं और इसमें जो चल रही योजना है उसका लाभ उठाएं। इसके अतिरिक्त हमारा जो है बहुत ही भव्य और सुसज्जित जो है अटल आवासीय विद्यालय चल रहा है, जो नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाया गया है, जो निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए ही है। वर्तमान में उसमें 582 बच्चे जो है अध्ययनरत हैं, जिनको पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उनका खाना, उनकी बुक्स, उनके जो है एजुकेशन, उनका हॉस्टल सारा जो है निःशुल्क है। और वर्तमान में जो है इसका इंट्रेंस एग्जाम है कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, जिसमें मैं कक्षा 6 में 160 छात्राएं लेने हैं और कक्षा 9 में जो है 63 छात्राएं लेने हैं। तो 15 तारीख इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। मेरा आप सभी से इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें ताकि
और इसका आपके बच्चों का विकास हो, देश का विकास हो, समाज का विकास हो, श्रमिक खासकर सभी वर्ग का ज़्यादा विकास हो। धन्यवाद। आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, क्या किस मुद्दे से रखा गया है इस कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम था ये श्रमिक सम्मेलन था और हमारे प्रदीप शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था। और प्रदीप चौहान हूँ, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। और आज का कार्यक्रम बहुत भव्य और सुंदर और दिव्य हुआ। इसमें ये सरकार को भी मैसेज गया है कि श्रमिकों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे पूर्व ये राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी भी आए थे, उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में काफ़ी लोगों को जागरूक किया, बताया। और जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना वो कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन BLC के यहाँ पर कराएं तो उनको बहुत सारी योजनाओं का बेनिफिट भी मिलेगा। इससे काफ़ी लोगों के लिए मैसेज गया है और बहुत ही अच्छा भव्य और सुंदर कार्यक्रम हुआ है। प्रदीप चौहान, अलीगढ़ से। क्या नाम है सर आपको? हमारा नाम दिवाकर सिंह है। मैं यूपी एग्रीकल्चर यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और आज मैं यहाँ इस श्रमिक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, तो बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये। और इस एक प्रोग्राम की इसकी एक खास बात थी कि आज एक संदेश गया है श्रमिकों के संबंध में कि जो उनका दोहन हो रहा है किसी भी तरीके से हो रहा हो, तो उसके लिए एक यहाँ से मैसेज पास हुआ है कि श्रमिकों के साथ भी न्याय हो। तो हमारी समझ से इस तरह के कार्यक्रम अगर हों तो श्रमिकों को एक अच्छे स्टेटस पे ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ उनके साथ न्याय किया जा सकता है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट की मंशा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती है कि इनके श्रमिकों के संबंध में उन्होंने एक निगम का निर्माण करने का शायद बन भी गया है। तो गवर्नमेंट की मंशा तो है कि श्रमिकों के संबंध में अच्छे से अच्छा हम करें, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ अवरोध जरूर उत्पन्न हो रहा है जो समय से श्रमिकों को लाभ नहीं दिया जा पा रहा है। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण अब कुछ भी हो सकता है, हम ज़्यादा इस पर अभी रिसर्च नहीं किए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की मंशा तो निगम बना के उसने जाहिर कर दी कि ये श्रमिकों के उत्थान के लिए वो पूरी तरह से तत्पर है। लेकिन अब बीच में कहाँ क्या वो जो भी स्कीमें या योजनाएं हैं वो बीच में कहाँ कैसे डिस्टर्ब हो रही है, ये एक सोचनीय बिंदु है। सर क्या नाम है, आज किस तरह के प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं? मैं विनोद कनौजिया, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री। आज उत्तर प्रदेश की इस जनपद अलीगढ़ में भव्य अलीगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जो मुख्य बिंदु था यह प्रमुख तौर पर श्रमिकों के संबंध में था। श्रमिकों के सम्मेलन के रूप में इसे आकलन किया जा सकता है। विशेष रूप में आज का जो कार्यक्रम था इसमें विशेष रूप से जो भूमिका रही वो पत्रकारों की रही, श्रमिकों की रही। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश के लिए, अगर इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वो श्रमिकों की। श्रमिकों के संबंध में आज यहाँ पर बहुत से विद्वान साथियों ने अपने अपने विचार रखे। बतौर उत्तर प्रदेश फेडरेशन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन प्रतिनिधि हम लोगों ने भी अपने विचार रखे हैं। और बात सिर्फ विचार रखने तक सीमित नहीं है। इन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं हैं, जैसे इन लोगों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह चिकित्सा व्यवस्था सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन लोगों का एक फिक्स मानदेय जो कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए, जिससे कि यह जो है एक मिनिमम सोशल लाइफ, सर्वाइवल लाइफ कर सकें। एडिशनली इन लोगों के लिए जो सरकार का लगातार जो प्रयास है, जैसे इस पर एक निगम का गठन हुआ, निगम का गठन तो हुआ, लेकिन उसकी जो महत्ता है, उसका जो उद्देश्य है,
वो अभी तक परिलक्षित नहीं हो रहा है। जैसे सरकार ने संभवतः उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं कि इन लोगों का सरकार सीधे जो है रखरखाव करेगी, नियुक्ति पत्र इन लोगों को मिलेगा, ये बहुत से विभागों में अभी नहीं हो रहा है। आउटसोर्सिंग में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है वह है कि ठेकेदार के थ्रू सैलरी जाना। उसमें कई बार जो है सरकार संभवतः उनको पैसा दे देती है, लेकिन उन तक जो है कर्मचारियों तक समय से नहीं पहुंच पाता। मैं कहता हूं कि अगर सरकार ने उनको अगर बतौर ठेकेदार रखा है मीडिएटर, उसके बदले में उनको एक मिनिमम कमीशन जो लीगली बनता है वो देती भी है, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है कि कभी कभार अगर सरकारी बजट आने में देर है तो उनको, वह एक कॉरपोरेट कंपनी है, उनको अपनी व्यवस्था से देनी चाहिए इनको, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक उनका एक मानसिक लगाव होना चाहिए कि ये कर्मचारी है और श्रमिकों के ही दम पर वो भी फल फूल रहे हैं, तो उनके अंदर यह नैतिकता आनी चाहिए। ये हमारी सोच है, विचार है। और इसके अतिरिक्त जो अंतिम में मैं बात कहना चाहूँगा कि हमारी सद्भावनाएं हैं श्रमिकों के साथ। हम खुद एक श्रमिक वर्ग से आते हैं, क्योंकि श्रमिक हैज़ बीन डिफाइंड इन 3 कैटेगरीज लाइक अनस्किल्ड, स्किल्ड एंड द सेमी स्किल्ड। तो हम कहीं न कहीं स्किल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास है, हमारा ये उद्देश्य है कि आज जो भी बातें हम सभी के समक्ष रखी गई, फेडरेशन के पटल पे आई है, उसको हम लोग जो है बहुत मजबूती से सरकार के समक्ष उनके बहाली के लिए, उनके उत्थान के लिए रखेंगे। थैंक यू सो मच। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।